नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं सुश्री अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कहानी जिसका शीर्षक है एक खाली जगह का तीसरा और अंतिम भाग। पैर अचेत से सोने के कमरे की ओर मुड़े, पर वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठक गई। कमरा जैसे अपना न हो, किसी और का हो। आंखों में पलंग की पहचान थी और पलंग के पास पड़े हुए बिजली के बुझे हुए कोयलों की भी, पर कमरे की एक ठंडी सी गंध थी जो अजनबी थी। मन में बीती हुई रात सुलगी और उसका सारा सेक जाना पहचाना लगा, पर ऐसे जैसे एक पुरातन घटना हो, वर्तमान से टूटी हुई। वर्तमान सिकुड़ कर कमरे की दहलीज में बैठा हुआ लगा और कमरे के अंदर की ओर इस तरह झांकता हुआ जैसे अंदर सिर्फ इतिहास के खंडहर। मुक्ता ने इस अचंभे को पैरों के तलवों तक महसूस किया। लगा शायद हर रात दिन की लौ आकाश स्पर्श पाते ही इतिहास का खंडहर बन जाया करे और हर दिन वह वर्तमान होगा जो कमरे से बाहर होगा। फर्श का या दीवार का सहारा काफी नहीं था। मुक्ता को एक ऐसा सहारा चाहिए था जो दहलीज में खड़े हुए उसके वर्तमान को भीतर कमरे में ले जाए, कमरे की हर चीज से जोड़ दे। दिलीप राय की अनुपस्थिति से सहारे का एक तार सा हाथ में आया। याद आया ब्याह की रस्म के लिए उसके माँ बाप को अपना घर दिलीप राय के स्वागत के लिए बहुत छोटा लगा था। अपने अस्तित्व पर स्वयं शर्माता सा और अपने निम्न मध्यम वर्गीय विचार की भांति सहम कर खड़ा हुआ और उन्होंने घबरा कर संदेश भिजवाया था कि वह रस्म बाहर किसी और स्थान पर की जा सकती है। घर के एक मित्र ने भी बताया था कि अब आलीशान होटलों में हवन की अग्नि के लिए भी किराए के कमरे बन गए हैं। तब मुक्ता को लगा था जैसे किसी भी घर की जमीन उसके पांव के नीचे नहीं है। आंखों के आगे शून्य आ गया था जो किराए के कमरे से लेकर किराए के रिश्ते तक फैलता दिखाई दे रहा था। पर उस क्षण मुक्ता के मन को दिलीप राय ने जैसे हाथ देकर बचा लिया था। वापसी संदेश भेजा था, यह रस्म उसी घर में होगी, बाहर कहीं नहीं। और विवाह संस्कार वाली रात को दिलीप राय को जयमाला पहनाते हुए मुक्ता की आंखों में वह स्वागत भी भर आया था जो केवल उसकी ओर से नहीं था, घर के फर्शों की उखड़ी हुई और दर्जों वाली ईंटों की ओर से भी था। आज इस घड़ी, उस बीती हुई घड़ी का सहारा लेते हुए मुक्ता ने दिलीप राय के कमरे से जुड़ना चाहा, उसके पास जाकर उसकी आत्मा को हाथों से छूकर अपना बनाकर, और वह पांव पर जोर सा डालते हुए पलंग के पास आए, पर पैर पलंग के पाए में अटक गए। एक ख्याल आया जो पहले नहीं आया था। रात को जिस समय शरीर का शरीर पर अधिकार होता है, क्या वह अधिकार सचमुच का होता है? लगा दिलीप राय का वजूद उसके लिए पूरी धरती बन जाता है। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, जिसके निर्जनों में वह खो जाती है और जिसकी आबादियों में वह बस जाती है, और वह मीलों पर मील फलांगने पर भी धरती की था नहीं पा सकती। हाथ एक अनंत में भटकते रह जाते हैं, पर वह दिलीप राय कभी भी उसे धरती की तरह नहीं ढूंढते। वह हमेशा एक नपी तुली चीज की तरह उसे अंगों में संभाल लेते हैं, चाहे तो बाहों में समेट लेते हैं,
चाहे तो परे एक ओर रख देते हैं। आंखों में पानी भर आया, लगा उसका अस्तित्व इतना छोटा है, इतना सीमित कि आंखों के पानी में भी डूब सकता है। और मुक्ता को लगा किसी और की नहीं, उसकी अपनी कब्र है कहीं बनी हुई, जिस पर चढ़ाए जाने के लिए वह फूल की तरह उगी। माँ घर में थी तो मुक्ता को रसोई में जाना सहज नहीं लगा था। उसे लगा था माँ सोचेगी कि घर का सब कुछ अपने हाथों में ले रही हूँ और बहुत जल्दी, इसलिए जो कुछ उसके हवाले था उसी तरह रहने दिया। वैसे भी अभी तक उसने दिलीप राय की पसंद या नापसंद को नहीं जाना था, सिवाय इसके कि हर दोपहर को और हर शाम स्टीम की हुई सब्जियों की एक डिश जरूर बनती थी जो माँ ने कभी नहीं खाई। शायद पसंद नहीं थी, पर वह मेज पर परोसी जाती थी, जिससे लगता था कि वह दिलीप राय के खाने का एक जरूरी हिस्सा बनी हुई है। माँ कोई 20 दिन बाद वापस पंजाब चली गई तो मुक्ता ने उसी शाम कुसुम को लिख कर दिया हुआ कागज निकाला और पहली बार रसोई में गई। उस दिन मुक्ता ने कच्चे कीमे के कबाब बनाए। संध्या समय दिलीप राय ने हर रोज की तरह अपने लिए स्कॉच विस्की का गिलास बनाया और मुक्ता के लिए गिलास में सेबों का रस डाला। तो उस समय मुक्ता ने कुछ झिझकते हुए कबाब की प्लेट मेज पर रख दी। घर में यह उसका पहला प्रयत्न था, इसलिए यह झिझक कुछ और ही तरह की थी और इससे बचने के लिए उसने सेबों के रस वाले गिलास को हाथ में लेकर एक घुट भरा, पर गिलास को होठों से हटाया नहीं। शायद चेहरे को थोड़ी सी ओट की आवश्यकता थी, भले ही वह गिलास की गोलाई के 3 इंच की ओट ही क्यों न हो। अच्छा, दिलीप राय ने कबाब के स्वाद को पहचानते हुए धीरे से कहा और फिर एक नजर मुक्ता की ओर देखा। मुक्ता का एक मुस्कुरा देने वाला स्वाभाविक था, पर अपने होठों में सिमटती हुई सी यह मुस्कुराहट भी मुक्ता को स्वाभाविक नहीं लगी। लगा कबाब की प्लेट का तो नहीं पता, पर उसने अपने होठों की मुस्कुराहट एक रिश्वत की तरह दी है। मुक्ता की आंखें शर्मिंदा सी नीचे की ओर देखने लगी। फर्श के सफेद सीमेंट में मिले हुए पत्थर के छोटे और काले टुकड़े आंखों के आगे रेंगने लगे। मन में सहमापन सा आया। यह रिश्वत जो होठों पर एक मुस्कुराहट बनकर आई है, कभी शब्द बनकर भी आ सकती है। और मुक्ता को किसी से नहीं, अपने होठों से एक भय सा आ गया। पर इस भय में से एक और अलग तरह का भय हुआ। नहीं, दिलीप राय के सामने उसके होठ शब्दों की रिश्वत नहीं दे सकेंगे। वह केवल घबरा कर किसी दिन किसी भी घड़ी सिसक उठेंगे और घर की हवा से उस गुनाह की स्वीकृति फैल जाएगी जो अभी केवल उसके मन में दबा हुआ है। एक संकोच था। मुक्ता की आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। दिलीप राय ने संकोच को समझा, पर संकोच की भयानकता को नहीं। कहा, मिस दिल्ली के हाथों के बने कबाब भी मिलेंगे, यह सोचा नहीं था। मन के सेक से ऊँट भी पिघले और दिलीप राय ने निकट आकर मुक्ता के होठों को छुआ। महक विस्की की भी नहीं थी, भुने हुए कबाब की भी और दिलीप राय की सांसों की भी। मुक्ता महक में भीग गई। मन गीला हो आया तो मुक्ता को लगा जैसे आंखों का कर्म आज मन के हिस्से में आ गया हो। मिस दिल्ली, दिलीप के होठों के पास एक हल्की सी शोखी आई। कुसुम ने बताया था
मुक्ता ने धीरे से पूछा, क्या कि मिस दिल्ली बनना चाहती थी? हाँ, पर बन नहीं सकी। बन सकती थी, मुश्किल बाहर नहीं थी, अंदर थी, घर में। घर से इजाजत नहीं मिली, मैं जानता हूँ। फिर जो बन सकी। मुक्ता कुछ कहते कहते चुप हो गई। कहना चाहती थी, फिर मिस दिल्ली क्यों कहते हो? पहली रात भी यही कहा था। मुक्ता को पहली रात भी इस शब्द में से एक हल्के से व्यंग का अनुभव हुआ था। आज भी हुआ, पर पूछना चाह कर भी पूछ न सका। लगा हवन की अग्नि हाथों में एक संबंध थमा सकती, पर उसकी लौ मन के अंधेरे कोनों तक कभी नहीं पहुंच सकती, और वह कोने किसी भी संबंध की सीमा के बाहर रह जाते। दिलीप राय मुक्ता के बिल्कुल पास आकर हंस से पड़े। बोले, अगर अखबारों में छपता, क्या सिर्फ तभी माना जाता? कोई वह खबर भी सच्ची हो सकती है जो अखबारों के बाहर रह जाए। क्या मतलब? फॉर्म भरा जाता तो आखिर यह फैसला भी किसी आदमी ने ही करना था ना? हाँ, जो कोई भी जज होता, कोई जज या ज्यूरी, पर वह मैं भी हो सकता हूँ। क्या यह काफी नहीं? मुक्ता ने पूरे मन से मुस्कुराना चाहा। लगा अगर यह अर्थ केवल इतने ही है, सीधे और सीमित, तो उसके लिए इनका अखबारों के बाहर रह जाना उससे भी अधिक गंभीर है, जितना कि अखबारों के अंदर आ जाने से होता है। यह खबर सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती, और यह जो अखबारों के बाहर है उम्र भर के लिए हो सकती। पर मुक्ता चाह कर भी मुस्कुरा न सकी। लगा इंसान के मन को अखबार की तरह साधारण आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता। कल इतवार है। मिस दिल्ली ने, मेरा ख्याल है, पूरी दिल्ली नहीं देखी होगी। सवेरे बहुत तड़के दूर तक जाया जा सकता है, एक लॉन्ग ड्राइव। दिलीप राय ने कहा तो मुक्ता का मन सहज हो आया। यह आज पहला दिन था जब दिलीप राय ने मुक्ता को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहा था। वह पिछले दिनों में 3 बार घर से बाहर गई थी अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो तीनों बार घर का ड्राइवर उसे सवेरे के समय गाड़ी में ले गया था, संध्या समय ले गया था। दिलीप राय न वहाँ उसके साथ गए थे, न और कहीं साथ चलने के लिए उसने कहा था। इसका कारण मुक्ता ने अपने मन में ही खोज लिया था कि घर की दुर्घटनाओं के बाद यही स्वाभाविक हो सकता था। आज उन्होंने सवेरे एक लॉन्ग ड्राइव के लिए कहा तो मुक्ता को लगा जैसे वह दुर्घटनाओं की सीमा को पार करके कुछ इधर उसकी ओर आ रहे हैं। सवेरे बहुत तड़के उठना था। दिलीप राय ने चाय का थर्मस और पनीर, बिस्किट जैसी कुछ चीजें साथ रखने के लिए कहा था। इसलिए मुक्ता की रात के पिछले पहर में आंख खुल गई तो फिर नींद नहीं आई। यह रात के पिछले पहर का जाग उठना मुक्ता के मन पर ठंडी ओस की तरह गिरने लगा। क्या वह सचमुच दुर्घटनाओं की सीमा को पार करके कुछ इधर उसकी ओर आ रहे हैं, या उसका हाथ पकड़कर उससे भी परे दुर्घटनाओं की सीमा के अंदर ले जा रहे हैं? लगा शायद इस तरह वह उसके साथ एक लंबी ड्राइव पर जाया करते हैं, इसी तरह चाय की थर्मस उसके साथ रहा करती हो। मुक्ता ने चौंक कर अपने हाथों की ओर देखा। विश्वास नहीं हुआ कि नए हाथों से क्या सचमुच उनके पुराने दिनों को थामा जा सकेगा। कांपते हुए हाथों से मुक्ता ने अलमारी के पास जाकर अलमारी को खोला।
और वह चाबी निकाली जो माँ ने जाते समय दी और कहा था, यह पहली के ट्रंक की चाबी है, तेरा जी करे तो खोल कर चीजें निकाल कर बरत लेना, जी करे तो किसी को दे देना। और मुक्ता ने दबे पांव स्टोर में जाकर वह ट्रंक खोला, जिसमें पहली के कपड़े रखकर वह ट्रंक बंद कर दिया गया था। कई साड़ियां मुक्ता ने हाथों में उठाई, फिर रख दी। यह नहीं पता चल रहा था नए हाथों से पुराने दिनों को पकड़ने के लिए किन धागों का सहारा लिया जा सकता है। एक साड़ी आंखों को अलग सी लगी, रंग बिरंगी पतली लकीरों के जाल में लिपटी हुई। ख्याल आया, शायद यह वही हो जो कुसुम ने बताया था कि वह फ्रांस से लाए थे। मुक्ता ने ट्रंक को बंद करते हुए वह साड़ी बाहर रख ली और गुसलखाने में नहाने के लिए चली गई। और नहाकर उस साड़ी को पहनते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह कपड़े नहीं, जन्म बदल रही। अभी अंधेरा था जब गाड़ी में चाय और बाकी चीजें रखवाकर मुक्ता ने दिलीप राय को जगाया। जागने और तैयार होने के वक्त दिलीप राय ने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाहर आकर गाड़ी में बैठते समय एक बार उन्होंने मुक्ता की ओर देखा तो मुक्ता को लगा उनकी नज़र साड़ी के पल्ले पर अटक सी गई। पर दिलीप राय ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गाड़ी चलाने लगी और मुक्ता गाड़ी की खिड़की से दिल्ली के खंडहरों को देखती अपने में उतर गई। न जाने इस दिल्ली ने मेरे भीतर कितनी बार बनना उभरना है और कितनी बार खंडहर होना है। डॉक्टर ने मुक्ता का मुआयना किया तो पहली बधाई दिलीप राय को दी, दूसरी मुक्ता को। यह वही डॉक्टर थी जिसके हाथों दिलीप राय के पहले बच्चे का जन्म हुआ था। उसे उस बच्चे की मृत्यु का भी पता था, इसलिए उसकी आंखों में उस समय बधाई की पहली आवश्यकता दिलीप राय को थी। दिलीप राय को एक तसल्ली का एहसास हुआ, तो डॉक्टर के जाने के बाद यह उन्होंने मुक्ता को आंखों में भरकर देखा। लगा यह तसल्ली का एहसास उन्हें इतनी अपनी खातिर नहीं हुआ था जितना मुक्ता की खातिर। जिस दिन मुक्ता ने घर की पहली औरत के कपड़े निकाल कर पहने थे, दिलीप राय ने कहा कुछ नहीं था, पर उस दिन से एक चिंता उनके मन में उतर गई थी कि मुक्ता इस घर में आई है पर अपना अस्तित्व पहन कर नहीं। आज उन्होंने मुक्ता को आंखों में भरकर देखा तो मुक्ता मुस्कुरा दी, पर क्षण भर की तसल्ली के बाद दिलीप राय ने महसूस किया कि मुक्ता की मुस्कुराहट जैसे किसी खंडहर में से निकलकर सामने आई, बीते काल की भूल में लिपटी हुई और किनारों से घिसी पिटी हुई। तुम खुश नहीं हो? खुशी के पहले क्षण में ही दिलीप राय ने अचानक मुक्ता से पूछा, पर अपने शब्द ही कानों को अजीब लगे। खुश हूँ, मुक्ता ने कहा, पर जल्दी से, जैसे पांव स्थिर ना हो। दिलीप राय ने एक संजीदगी से मुक्ता की इस घबराहट को झेल लिया और उसका और अपना ध्यान नई ओर मोड़ना चाहा। पूछा, तुम्हारा जी क्या करता है, लड़की हो या लड़का? मुक्ता ने जल्दी से कहा, लड़का। दिलीप राय हंस पड़े। कुछ कहा नहीं, पर सोचा, हर औरत यही कहती है, पता नहीं क्यों औरत को अपनी जात अच्छी नहीं लगती। कहा, अगर लड़की हुई तो? हो ही नहीं सकती। क्यों, आप नहीं जानते? दिलीप राय हंसने लगे, पर मुक्ता नहीं हंसी।
उसने सिर्फ एक नज़र उधर देखा जिधर कमरे में बच्चे की तस्वीर पड़ी हुई थी। माँ को खत लिखूं, बहुत खुश होगी, दिलीप राय ने कहा। तो मुक्ता चौंक सी गई, बोली, नहीं, मुझे डर लगता है। डर? काहे का? पता नहीं, शायद यह कि यह सच नहीं। नहीं, खत मत लिखना। दिलीप राय फिर हंस पड़े, पर कहने लगे, अच्छा, नहीं लिखता, अगले हफ्ते लिखूंगा या उससे अगले हफ्ते, जब भी तुम कहोगी। फिर 2 हफ्ते भी बीत गए, पर खत लिखने का समय आकर भी नहीं आया। मुक्ता अचानक पीड़ा से तड़पने लगी और डॉक्टर ने आकर कहा कि इस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। हल्का सा ऑपरेशन करना पड़ा, पर मुक्ता को पीड़ा मुक्त करके भी डॉक्टर जानती थी कि इस समय एक तसल्ली और हमदर्दी की आवश्यकता जितनी मुक्ता को है, उतनी दिलीप राय को नहीं। इसलिए डॉक्टर ने बड़े अपनत्व से मुक्ता के लिए मन लगाया और विश्वास दिलाना चाहा कि आगे के लिए कोई सहमाहट उसके अंदर न बैठे। मुक्ता की माँ उस दिन पास रही थी। उसने घबराकर डॉक्टर से पूछा था कि एक बार अगर ऐसा हो जाए तो आगे भी सचमुच हमेशा ऐसे ही होने का खतरा होता है क्या? इसलिए डॉक्टर ने मुक्ता को और उसकी माँ को तसल्ली देते हुए इकरार किया कि वक्त आया तो मुक्ता की सारी हिफाजत पहले दिन से ही अपने हाथ में ले लेगी। मुक्ता ने सिर्फ सुना, पूछा कुछ नहीं, शायद सुना भी नहीं। डॉक्टर चली गई, माँ चली गई, तो उसने सिर्फ दिलीप राय से कहा, आप बहुत उदास हैं। दिलीप राय ने कुछ चौंक कर मुक्ता की ओर देखा। इस समय वह पीली जर्द सी पलंग पर पड़ी थी और उसका यह प्रश्न कुछ स्वाभाविक हो सकता था, लेकिन दिलीप राय को स्वाभाविक नहीं लगा ये शब्द आज के नहीं, ब्याह की पहली रात के यही पलंग के पास खड़े हुए हैं। पहली रात, पहले शब्द मुक्ता ने उनसे यही कहे थे। कुछ समझ में नहीं आया तो दिलीप राय पलंग की पट्टी पर मुक्ता के पास बैठ गए और उसके एक हाथ को अपने हाथों से लेकर उसकी ओर देखने लगे। देखा, मुक्ता की आंखों में पानी भर आया है। ऐसे ही होना था, मुझे लगता है, मुक्ता ने धीरे से कहा और एक ठंडी सांस ली, जैसे एक अंतिम निर्णय अपने ही मुंह से अपने कानों को सुनाया। मुक्ता, दिलीप राय ने मुंह से निकाला तो मुक्ता ने एक राहत की सांस लेकर उनकी ओर देखा। लगा इस पीड़ा की घड़ी में वो मुक्ता के कुछ निकट आ गए हैं, इसलिए शायद उन्होंने आज मिस दिल्ली नहीं कहा, आज पहली बार मुक्ता कहा है। पर दिलीप राय उसी तरह हैरान उसकी ओर देख रहे थे, शायद उसकी ओर नहीं, सिर्फ इन शब्दों की ओर। ऐसे ही होना था, मुझे लगता था। क्या सोच रहे हैं? मुक्ता ने अचानक पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता था मुक्ता? शायद कुछ है जो तुम मुझे नहीं बता रही। दिलीप राय का प्रश्न सीधा मुक्ता से टकरा गया, तो मुक्ता ने घबराकर अपना हाथ उनके हाथों से खींच लिया। कुछ बच्चे के अस्तित्व से भी जैसे मुक्ता के शरीर में से निचुड़ गया और वह बिल्कुल बेजान सी कमरे की दीवारों की ओर देखने लगी। मुक्ता, दिलीप राय ने मुक्ता के होठों के पास झुककर ऐसे आवाज दी जैसे कोई कदम कदम दूर जाते हुए किसी को जोर से आवाज देकर रोकना चाहे।
मुक्ता का मन ठिठक कर खड़ा हो गया। पड़े जाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए वहीं खड़े होकर कांप कर वह दिलीप राय की ओर देखने लगी। दिलीप राय को याद आया आज से कई दिन पहले उस दिन जिस दिन डॉक्टर ने पहली बार बधाई दी थी। उस दिन भी मुक्ता ने कहा था, नहीं, माँ को खत मत लिखना, मुझे डर लगता है। लगा कुछ है जो मुक्ता को भीतर ही भीतर तोड़ रहा है। शायद वही कुछ आज उसे इस तरह लहूलुहान कर गया है। दिलीप राय ने धीरे से मुक्ता के माथे पर हाथ रखा, पर मुंह से कुछ नहीं कहा। पर दिलीप राय की हथेली के स्पर्श से मुक्ता के माथे की नस पिघल गई, आंखों में पानी बनकर आ गई। दिलीप राय ने उसकी आंखों से झर आए पानी को अपने पोरों से पोंछा और उसे कुछ हंसाने का जतन करते हुए कहा, तुम औरतों को कई बातों का आप ही आप इस तरह पता चल जाता है। जानती हो माँ क्या कह रही थी? क्या? कि यह जरूर लड़का था तभी चला गया। लड़की होती तो ऐसा कुछ नहीं था। लड़कियों की बारी इस तरह नहीं हुआ करता। सो अगली बार तुम अभी से सोच लो कि लड़की होगी और इसलिए फिर ऐसा नहीं होगा। रोने की क्या बात है? नहीं, अगली बार भी लड़की नहीं होगी। मुक्ता के मुंह से यह निकला तो दिलीप राय फिर चौंक गए, पर हंसते हुए पूछने लगे, तुम औरतों को यह किस तरह पता लग जाता है? इस बार भी तुम कहती थी मुझे मालूम था। कैसे? यह राहुल था। दिलीप राय ने मुक्ता के मुंह से अपने मरे हुए बच्चे का नाम सुना तो कांप कर मुक्ता की ओर देखा। सचमुच यह राहुल था। मुक्ता के मन में छलक जाना चाहा। कहना चाहा कि मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी गोद में उसकी लाश पड़ी हुई। वही रोज हमारे पलंग पर होती थी, हम दोनों के बीच, अब वही मेरे भीतर थी। पर मुक्ता की जीभ जैसे सुन्न हो गई। यह भयानक सारा कुछ जीभ पर जम गया। मुक्ता! दिलीप राय ने घबरा कर मुक्ता का सिर अपने घुटनों पर रख लिया। फिर प्यार से कहा, यह पागलपन है मुक्ता। तुम यही सोचा करती थी? तुम्हें इसलिए डर लगा करता था? मुक्ता ने जर्द होकर दिलीप राय की ओर देखा, फिर कांपती सी कहने लगी, वह इसलिए मर गया था क्योंकि मैंने चाहा था। पगली, तुमने तो उसे। पर मुक्ता दिलीप राय की बात को सुने बिना कहती गई, नहीं, यह मैंने सोचा था कि वह न हो तो वह मुझसे गुस्से होकर चला गया। वह इसलिए दिलीप राय ने मुक्ता के कांपते हुए होठों को हथेली से चुप करना चाहा, पर मुक्ता के मन में जो कुछ था वह सारे का सारा दिलीप राय की हथेली पर आ पड़ा। आपने मुझे बच्चे की खातिर चाहा था, अपने लिए नहीं, पर मैं आपको चाहती थी। सारा किसी और का नहीं, बच्चे का भी नहीं, इसलिए मैंने चाहा। वह ना हो। तुमने इसलिए कई महीने ब्याह के लिए हाँ नहीं की थी? दिलीप राय ने बड़े धीरे से संभली हुई आवाज में पूछा। हाँ, इसलिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका एक बच्चा था, इसलिए भी कि पहले मेरी जगह पर कोई और थी। अब नहीं थी, पर पहले थी। क्यों थी?
वह मेरी बेवफाई थी, दिलीप राय ने एक बार हंसकर कहा। फिर पलंग से उठकर पलंग के पास खड़े होकर मुक्ता की ओर देखते हुए गंभीर हो गए। कहने लगे, तुमने सचमुच इस तरह प्यार किया है मुक्ता? और फिर वह मुक्ता के पास झुककर कहने लगे, खतरनाक औरत, जब तुझे सोचा था तब यह मैंने नहीं सोचा था। मुक्ता ने अपनी कांपती हुई बांह उनके गले में लपेट दी। कहा, पर मेरी मोहब्बत में यह गुनाह क्यों शामिल हो गया? मैं आपको पाना चाहती थी, नहीं चाहती थी आप किसी और के भी हो, बच्चे के भी हो। बच्चे के भी नहीं, पर मैं बच्चे की मौत नहीं चाहती थी। यह चाहती थी कि वह न हो, पर यह नहीं चाहती थी कि वह मर जाए। दिलीप राय ने अपने हाथों से जैसे अनंत के क्षण को छू लिया। मुक्ता को मोहब्बत को बच्चे का अस्तित्व स्वीकार नहीं था, पर इसकी मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। और इस बात को जितना मुक्ता ने भी नहीं पाया था, वह दिलीप राय ने पा लिया। मुक्ता ने फिर कहा, मैं अपने और आपके बीच वह बच्चा नहीं चाहती थी, पर वह नहीं रहा। पर उसकी जगह उसकी लाश आ गई, रोज यहाँ पलंग पर। दिलीप राय ने मुक्ता के होठों पर अपना हाथ रख दिया। कहा, नहीं मुक्ता, तुम्हारे और मेरे बीच और कोई चीज नहीं है। मेरा अतीत शायद था, पर अब नहीं है। मुक्ता सवेरे जागी तो देखा कमरे में रोज वाली जगह पर वह तस्वीर नहीं थी, जो दिलीप राय ने किसी के भी कहने पर कमरे से उठाने नहीं दी थी। मुक्ता ने धीरे से उठकर बराबर के कमरे की अलमारी टटोली तो वह तस्वीर मिल गई। उसने तस्वीर को फिर अलमारी में से उठाया, उसे पोंछा और कमरे में उसी जगह पर रख दिया जहां वह हमेशा रखी रहती थी। दिलीप राय ने तस्वीर को फिर उसी जगह पर देखकर मुक्ता की ओर देखा तो मुक्ता हंस पड़ी। यह मेरे भी है, आपका अतीत सबका सब मेरे में शामिल हो गया है, मेरा बन गया है, मेरा अपना। अभी आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम की कहानी एक खाली जगह का अंतिम भाग। यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप मेरे कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बटन को भी जरूर दबाएं और साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।